हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे वाद दाखिल करने का स्थान क्या क्या है। वाद दाखिल करने के स्थान से संबंधित प्रावधान क्या है। अधिकार क्षेत्र का अर्थ सामान्य अर्थ में अधिकारिता अर्थात जुरिसडिक्शन से है। किसी अपराध का संज्ञान कर लेने और कार्रवाई का कारण निर्धारित करने के लिए न्यायालय की शक्ति है। वाद दाखिल करने के स्थान में अधिकार क्षेत्र न्यायालय की शक्ति है कि कार्यवाही का कारण और निर्धारण करे। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार क्षेत्राधिकार का अर्थ किसी मामले पर निर्णय लेने या डिक्री जारी करने की अदालत की शक्ति है। हृदयनाथ वर्सेस रामचंद्र का केस, इस मामले में क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया था कि कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने कहा इसमें अधिकार क्षेत्र को न्यायालय की न्यायिक शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कारण सुनने और निर्धारित करने और उस पर निर्णय लेने के लिए हैं। अधिकारिता के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्थानीय क्षेत्राधिकार, जिसमें हम लोकल जुरिसडिक्शन कहते हैं। दूसरा है धन संबंधी अधिकारिता, जिसे पिक्यूनियरी और मॉनेटरी जुरिसडिक्शन कहते हैं। तीसरा है विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, जिसे हम सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन कहते हैं। चौथा इसमें दिया गया है कि प्रारंभिक एवं अपीलीय अधिकारिता, ओरिजिनल एवं अपीलेट जुरिसडिक्शन। यह सेक्शन 999 में देखने को मिलता है सीपीसी। वाद संस्थित करने का स्थान भारत में दीवानी वाद संस्थित करने के स्थान के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता अर्थात सीपीसी में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं, जो कि हम देखेंगे आज। नंबर 1, न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाएगा, अर्थात कहाँ पर वाद को संस्थित किया जाएगा, या अर्थात जिसे हम कहते हैं कि वाद कहाँ पर लाया जाएगा, कैसे उसको वाद किया जाएगा, मुकदमा कैसे दायर किया जाता है। धारा 15 में बताया गया है। सीपीसी के धारा 15 के अनुसार प्रत्येक वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, अर्थात सबसे लोअर कोर्ट में उसको संस्थित किया जाएगा जो उसका परीक्षण करने के लिए सक्षम है। यह उपबंध प्रक्रियात्मक है, न कि क्षेत्राधिकार से संबंधित। यह उपबंध उच्चतम श्रेणी के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बहिष्कृत नहीं करता है, बल्कि उच्चतम श्रेणी के न्यायालयों में वादों की अधिकारिता को रोकता है, जिससे वादों का निपटारा सक्षम निम्नतम न्यायालय द्वारा सरलता और सहजता से हो जाए। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो वाद होते हैं उनको उच्चतम श्रेणी के कोर्टों में रोका नहीं जाता है। बस ऐसे इसलिए रोका जाता है कि निम्नतम श्रेणी के न्यायालय वाद निम्नतम श्रेणी में ही निपटा लिए जाएं। पॉइंट नंबर 2, वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। धारा 16 में बताया गया, अर्थात जहाँ की वस्तु है वहीं उसी क्षेत्राधिकार के कोर्ट में उसे संस्थित किया जाए। जैसा कि किसी विधि द्वारा विहित आर्थिक या सीमाओं के अधीन रहते हुए वे वाद जो अचल संपत्ति की वसूली के लिए चाहे उसके साथ लगान या लॉम अर्थात रेंट और प्रॉपर्टी हो या ना हो, बंटवारे के लिए बंधक या प्रभार के मामले में पूर्वबंध, विक्रय या विमोचन के लिए किसी हित के या उसके प्रति किसी अधिकार के निर्धारण के लिए पहुंचाई गई क्षति के संबंध में क्षतिपूर्ति के लिए वास्तव में जब्त की गई या कुर्क की गई चल संपत्ति की वसूली के लिए हो, उस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे जिस क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत वह संपत्ति स्थित है। अर्थात यह इसमें बताया गया है कि जिस क्षेत्राधिकार की संपत्ति जिस न्यायालय में आती है उसी न्यायालय में उस क्षेत्राधिकार की संपत्ति का वाद किया जाए। अर्थात
यदि कोई अनुतोष अचल संपत्ति अर्थात जो संपत्ति स्थावर है, स्थावर अर्थात जिसे हम कहते हैं कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता है या फिर लाया नहीं जा सकता है, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी में ज़मीन जैसे है उसे स्थावर संपत्ति कहते हैं। यदि कोई अनुतोष अचल संपत्ति के संबंध में दोषपूर्ण कृत्य के लिए क्षति प्रतिवादी के व्यक्तिगत आज्ञा पालन द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है, तो या उस न्यायालय में वाद संस्थित किया जाएगा जहां वह संपत्ति स्थित है, या जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, या कोई व्यापार करता है, या लाभ के लिए स्वयं कोई कार्य करता है। यह सिद्धांत इसी पर आधारित रहेगा, अर्थात धारा 16 के सिद्धांत पर आधारित रहेगा। पॉइंट नंबर 3, ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में वाद जो विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित हैं, इससे संबंधित इसमें बताया गया है कि जो अचल संपत्ति है वह किन्हीं दो क्षेत्राधिकारों के न्यायालयों के मध्य स्थित है, अर्थात एक संपत्ति दो न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है तो उसका निर्धारण किसी एक न्यायालय में भी, दोनों में से किसी न्यायालय में भी हो सकता है। धारा 17 के अनुसार किसी अचल संपत्ति की क्षतिपूर्ति या उसके संबंध में अनुतोष के लिए जो विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित है, कोई वाद उक्त किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में उस संपत्ति का कोई भाग स्थित है। उस वाद की विषय वस्तु से संबंधित संपूर्ण दावा ऐसे न्यायालय द्वारा संप्रज्ञेय है, अर्थात दावा कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, वाद संस्थित करने का स्थान जहां न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा अनिश्चित है, अर्थात जहां पर क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं निश्चित नहीं होती हैं, वहां वाद कैसे संस्थित किया जाए यह बताया गया है धारा 18 में। धारा 17 के अनुसार जहां यह अनिश्चित है कि दो या अधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अचल संपत्ति स्थित है, वहां उनमें से कोई न्यायालय उस अनिश्चितता के संबंध में कथन को अभिलिखित करके उस संपत्ति के संबंध में दावा अर्थात वाद का परीक्षण कर सकेगा। जहां अनिश्चितता के संबंध में किसी कथन का अभिलेख नहीं किया गया है और किसी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय के संबंध में ऐसा समझ प्रस्तुत करता है या फिर आपत्ति उठाता है कि संपत्ति वहां नहीं स्थित है जिस न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, वह अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय ऐसी संपत्ति को उठाने नहीं देगा यदि वाद संस्थित करते समय अनिश्चितता का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था और परिणाम स्वरूप न्याय होने में असफलता है। पॉइंट नंबर 5, इसमें शरीर या चल संपत्ति को पहुंची क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए वाद दायर करने के लिए बताया गया है। धारा 19 में देखने को मिलेगा CPC के। शरीर या चल संपत्ति को क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का दावा अर्थात वादी के विकल्प पर उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में वह क्षति पहुंची थी या पहुंचाई जाती है, या उस न्यायालय में जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रतिवादी निवास करता है या व्यापार करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, उसके लिए वह वाद कर सकता है। उदाहरण, आ जो दिल्ली का निवासी है, बा को कलकत्ता में पीटता है। बा या तो कलकत्ता के न्यायालय अर्थात न्यायालय में या फिर दिल्ली के न्यायालय में उसके विरुद्ध वाद दायर कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, अन्य वाद जहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु उत्पन्न होता है,
धारा 20 में बताया गया है। धारा 20 के अनुसार उपयुक्त सीमाओं के अधीन रहते हुए प्रत्येक वाद ऐसे न्यायालय में दाखिल किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैसे कि प्रतिवादी या प्रतिवादियों में से प्रत्येक जहाँ की एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वाद के प्रारंभ होने के समय वास्तव में और अपनी इच्छानुसार निवास करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, और जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहाँ प्रतिवादियों में से कोई वाद के प्रारंभ में वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या व्यापार करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, बशर्ते कि ऐसे मामले में या तो न्यायालय की अनुमति हो या उपर्युक्त प्रकार के प्रतिवादी जो वहाँ निवास नहीं करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं या लाभ के लिए स्वयं कार्य नहीं करते हैं। इस तरह वाद संस्थित किए जाने में अपनी मौन सम्मति अर्थात उसमें किसी का मतभेद ना हो या वाद हेतु पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होता है। यदि किसी निगम का निवास किसी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में ना भी हो तो यदि वाद हेतु संपूर्णतः या भागता मतलब संपूर्णतः पूरी तरीके से या अंशतः कुछ भाग उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में उद्भूत होता है तो धारा 20 गा के सबक्लॉस गा के उपबंधों के अनुसार वाद पर उस न्यायालयों को अधिकारिता होगी। जैसे कि केस है सुभाष चंद्र जैन वर्सेस श्रीमती विद्युत जैन 1978 का केस है। इलाहाबाद के न्यायालय ने यह अवधारित किया अर्थात यह निर्धारित किया कि जहाँ जंगम संपत्ति प्रतिवादी द्वारा दोषपूर्ण रूप से ले ली गई है और प्रतिधारित कर दी गई है वहाँ चांद ग्रहण करने की अधिकारिता अर्थात वाद ग्रहण करने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के संबंध में यहाँ पर यह गलत लिखा है, चांद नहीं, यहाँ पर वाद होगा। वहाँ वाद ग्रहण करने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के संबंध में उक्त धारा 19 लागू नहीं होती है बल्कि धारा 20 द्वारा शासित होता है। मोदी इंटरप्राइजेज नेटवर्क वर्सेस WSG क्रिकेट प्रॉपर्टी लिमिटेड एक्ट AIR अर्थात 2003 और सुप्रीम कोर्ट वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया। सर्वथा स्थापित सिद्धांत है कि पक्षकार करार द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अधिरोपित कर सकते हैं। AIR का फुल फॉर्म है कि ऑल इंडिया रिपोर्ट अर्थात AIR का तात्पर्य होता है कि प्रत्येक वर्ष में जितने भी निर्णय होते हैं उसका एक दस्तावेज अलग बनता है जिसे AIR कहते हैं, ऑल इंडिया रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।